हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसे हम लोग वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखेंगे जिसके जो इलेक्ट्रोड होंगे वो इनर्ट होंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड का यहाँ मतलब हो जाता है कि वैसे इलेक्ट्रोड अपने को लेना है जो इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस ये सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करेंगे। डज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइसिस, only provides surface, only provides its surface। तो हम लोग आज जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट तो लेंगे लेकिन वह सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, वो मोल्टेन फॉर्म में आज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट केस जो था वो मोल्टेन फॉर्म वाला था। इस केस में सॉल्यूशन फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक केस लगाए हुए हैं कि अपना जो इलेक्ट्रोड है वह इनर्ट नेचर का है। मीन्स यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिएक्टिविटी, केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज इलेक्ट्रोड के द्वारा आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, सिंपली इनर्ट नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक जो पहला एग्जाम्पल मैं इसमें लेने वाला हूँ तो उसे मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। तो पहला एग्जाम्पल मैं जो ले रहा हूँ, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर। काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट है ये कि आखिर प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करें तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा, क्या होगा, इसमें संभावनाएं क्या हैं प्योर वाटर के लिए। तो अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करें तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइसिस तभी संभव है जब इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री आयंस मौजूद हों। अगर मैं प्योर वाटर को लूँ तो प्योर वाटर में क्या होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक सेल्फ आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। इट ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH- रिवर्सिबली। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग बात करें तो पीएच जो वाटर का होता है वह होता है यहाँ पे 7 होता है। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वह है 10⁻⁻⁷m। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे जो अपना आयंस है H+ और OH-, इसकी जो कंसंट्रेशन जो आपको प्राप्त होती है एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज दैट, दिस इज 10⁻⁷। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ये काफ़ी छोटी वैल्यू है बच्चों, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये काफ़ी छोटी वैल्यू है आयंस की। अब इतने छोटे, यानी कि एक तरह से तुम कह सकते हो कि H+ की मात्रा जो H2O में है वो नेग्लिजिबल है, 10⁻⁷m। इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस इन द प्योर वाटर। तो कहा जाता है कि यहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन जो है, यानी कि वाटर का खुद में टूटकर H+ और OH- बनाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आयंस का जो अवेबिलिटी है वह नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन of water is very very less, very very less, so that it requires extra excess amount of energy, in the form of over potential,
in the form of over potential to enhance the self ionization. ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि भाई इन जनरल केस में तो भाई नेग्लिजिबल हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रोलाइसिस, किसके, वो प्योर वाटर के, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो कंसंट्रेशन है, वो जो आयंस का जो कंसंट्रेशन वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द आउटसोर्स हमको वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज ओवर पोटेंशियल। बाहर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि वाटर क्या हो, H+ और OH- में ब्रेक डाउन कर जाए। अब H+ और OH- में ये फर्दर ब्रेक डाउन करेगा तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन H+ की मात्रा बढ़ने लगेगी, तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की संभावनाएं इसमें हो सकती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम लोग सेल्फ आयनाइजेशन को हम लोग इन्हांस करना चाहते हैं। अब सेल्फ आयनाइजेशन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आयन का ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इसको लिख सकते हैं एंड आयन ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, एंड आयन ट्रांसपोर्ट। तो अगर ओवर पोटेंशियल अगर हम लोग देते हैं, बाहर से हम लोग एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, मींस वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, तो चांसेस है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़े और आयन ट्रांसपोर्ट जो है वो आसानी से होने लगे। आयन ट्रांसपोर्ट मतलब हो जाता है जो आयंस जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में है वो कैथोड और एनोड की तरफ पहुंचने लगे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ओवर पोटेंशियल प्रोवाइड भी करते हैं तो कंसंट्रेशन H+ का काफ़ी कम है, तो यहाँ पे जो है ओवर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यानी कि अगर आपको आयन का ट्रांसपोर्टेशन कराना है या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन आपको वाटर का कराना है, क्योंकि आपको आयंस की मात्रा को बढ़ाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर पोटेंशियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ बहुत 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 कम है। तो लिटरली अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो प्योर वाटर एक इंसुलेटर है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस संभव नहीं है। पहली बात हुई, दैट इज प्रैक्टिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या वाटर इज इंसुलेटर, यानी कि वाटर हैविंग नो कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट करंट, यानी कि वाटर के पास, प्योर वाटर के पास, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर के पास कोई भी फ्री आयंस उचित मात्रा में नहीं है जिससे कि यह क्या कर सके, करंट को कैरी ऑन कर सके, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं क्या कि प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर नेचर का होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर वाटर का संभव है या नहीं संभव है ऑन एनी सर्कमस्टांसेस, तो कहते क्या है, एक इसमें एक खास तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाता है जिसका नाम होता है डीप सब डिबे लेंथ नॉन गैप सेल, जो बस नाम जानने की बात है आपको, तो मैं वहाँ लिख दूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर can be possible by using, अब एक खास तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बच्चों, ये उसका नाम है डीप सब डिबे लेंथ नॉन नैनो गैप सेल। ये एक खास तरह का क्या है बच्चों, एक खास तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये खास तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या मतलब हो जा रहा है, इसमें जो एक खास तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें कैथोड और एनोड के जो बीच का सेपरेशन है वो करीब करीब नेग्लिजिबल होता है, दैट इज अबाउट 1 माइक्रोन के आसपास होता है। यानी कि यहाँ पे खास तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इट इज a special kind of electrolytic cell ठीक है, where electrode gap कह दो, electrode gap distance is about 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन के
से भी कम अगर बोला जाए तो 1 माइक्रोन से भी कम, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। इससे भी कम डिफरेंस होता है, यानी कि अगर हम लोग कैथोड और एनोड की बात करें, अगर कैथोड और एनोड की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 1 माइक्रोन से भी कम होता है, 1 माइक्रोन से भी कम। अब इसका क्या बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर कैथोड और एनोड के बीच का डिफरेंस को हम लोग 1 माइक्रोन से कम कर दें तो यहाँ पे जो आयंस हैं उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना दूर हम लोग कैथोड एनोड को रखते हैं उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग उतनी ज़्यादा पड़ जाती है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि कैथोड और एनोड के बीच के गैप को कम कर देते हैं, कम मीन्स इतना कि अबाउट टू ओवरलैप, क्योंकि 1 माइक्रोन इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल लेंथ, इस लेंथ में आकर दोनों इलेक्ट्रोड को रखना है, दिस इज अबाउट टू ओवरलैप, यानी कि यहाँ पे जाकर अबाउट टू ओवरलैपिंग हो जाएगी, किसमें, कैथोड और एनोड में अबाउट टू ओवरलैपिंग होने लगेगी। इतना क्लोज ला देंगे तब जाकर के संभव है कि हाँ, कि जो तुम्हारा वाटर, प्योर वाटर है वो थोड़ा कंडक्टिव हो जाए, उसका रेसिस्टेंस इतना कम हो जाए कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की संभावनाएं आ जाए। ठीक है बच्चों, यानी कि अबाउट 1 माइक्रोन टू रिड्यूस रेसिस्टेंस। तुम लोग जानते भी होगे जितना ज़्यादा बड़ा वायर होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है वायर की, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है। अगर वायर की लंबाई को कम कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है कि जो डिफरेंस बिटवीन कैटायन और कैथोड और एनोड है उसको कम करने की कोशिश की गई है, और इसको अबाउट टू ओवरलैप करा दिया गया है। अबाउट टू ओवरलैप मीन्स वेरी 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 क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज अबाउट 1 माइक्रोन और लेस देन 1 माइक्रोन। जैसे कि क्या होगा, वाटर का जो कंडक्टिविटी है वो करीब करीब 100 होने लगेगा, है ना, टू रिड्यूस रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर के रेसिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, इसका नाम है डीप सब डिवेट लेंथ नैनो गैप सेल। ठीक है, बस ये नाम याद रखना है। अब यहाँ पे बात उठती है कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे होगा तो कैसे होगा, तो रिएक्शन देख लें, क्योंकि ये एक स्पेशल काइंड है। लेकिन इन जनरल अगर तुमसे कोई पूछे तो तुमको ये बोलना है कि प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो फ्री आयंस हैं इसकी मात्रा नेग्लिजिबल है, इसलिए इसका जो कंडक्टेंस होगा, जो कंडक्टिविटी होगी, ये नेग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि फ्री आयंस इसमें है ही नहीं। तो मोबिलिटी ऑफ जो आयंस वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, जिस कारण करंट की इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो है वो पॉसिबल अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रिएक्शन के लिए फटाफट रिएक्शन लिख दें। अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले एट एनोड क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वाटर का ही रिडक्शन होगा। तो एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन, तुम लोग को मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो तो 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, है ना। ये वाटर के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, जो इसको याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो एक्वा सॉल्यूशन है। तो जहाँ भी वाटर के ऑक्सीडेशन की बात होगी वहाँ पर इसी इक्वेशन को अपने को लिखना है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसी तरह से एट कैथोड हो गया, तो एट एनोड हो गया, तो एट कैथोड क्या हो जानी है, तो कैथोड को देख ले बच्चों, कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो कैथोड पर वाटर का ही रिडक्शन होगा। तो तुम लोग वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैंने पढ़ाया था, वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन लिखा था मैंने, वो क्या था, तो वाटर जो होंगे इस बार H2 गैस प्रोवाइड कराएंगे जब वो रिडक्शन में जाएगा, तो H2 गैस प्लस बैलेंस करेंगे तो OH माइनस हो जाता है, इसको OH माइनस आ जाएगा, बैलेंस करेंगे तो 2OH माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये रहा अपना एनोड पर का रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और ये रहा कैथोड पर का रिएक्शन, जिसमें हम लोग वाटर का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों को हम लोग यहाँ पे नेट रिएक्शन के लिए जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड आउट, तो 2 4 6, तो 6 वाटर यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4OH माइनस। दिस इज द नेट रिएक्शन, है ना, ये अपना नेट रिडॉक्स रिएक्शन है, नेट रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है। और ये बच्चों याद रखेंगे दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये रिएक्शन, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बस ये याद रखना है कि H2O जब ऑक्सीडाइज करेगा तो O2 बनाएगा और केटायन प्रोवाइड करा देगा, और जब रिड्यूस करेगा तो H2 बनाएगा और OH माइनस प्रोवाइड करा देगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन हो गया जहाँ पे कब, जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा किसका, प्योर वाटर का। लेकिन फिर बोल रहा हूँ मैं, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। ठीक है बच्चों, तो ये रही बात इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर की। अब बात करेंगे क्या, अगर इसी प्योर वाटर में हम लोग क्या करें, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर कोई भी सॉल्ट डाल दे तो क्या होगा। तो हम लोग की टॉपिक यही है आज। तो देखते हैं अगला पॉइंट। तो हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या हो सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर मीन्स हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बाहर से डाल रखा है, यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, ऐड, हम लोग बाहर से इसमें H+ हम लोगों ने बाहर से इसमें मिला दिया है। अगर बाहर से हम लोगों ने इसमें H+ मिला दिया तो ऑब्वियस है आयंस की मात्रा क्या हो गई, वाटर में बढ़ गई, H+ की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब क्या होगा, pH की मात्रा क्या होगी, 7 से कम हो जाएगी, यानी कि लो pH विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर से pH की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि H+ की मात्रा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब अगर H+ की मात्रा आपने बढ़ा दी है तो ऑब्वियस है कि अब जो आपका वाटर है वह इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आयंस की मात्रा अब बढ़ चुकी है। तो अब क्या होगा, ध्यान से सीखना। अब यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जा सकते हैं। एक तो H+ है वो जा सकता है, और एक वाटर है जो इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। वाटर का H+ इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। H+ तभी इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व होगा जब वह एसिड के द्वारा प्रोवाइड होगा, इस बात को लिख लें। H+ तभी इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व होगा जब वह H+ कहाँ से आ रहा हो, एसिड से आ रहा हो। वाटर का जो H+ होता है, H2O से जो H+ आता है, वह कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अगर यह इन्वॉल्व होना होता, इसको इन्वॉल्व होना होता, तो फिर यह हम लोग प्योर वाटर में भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस देख पाते। इस बात को याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए एडवाइस करके कि H+ तभी इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व कर सकता है जब उसका सोर्स कहाँ से हो, एसिड हो। वाटर अगर सोर्स तुम्हारा है H+ का, तो H+ या OH माइनस ऑफ वाटर कैन नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइसिस, याद रखिए इस बात को। तो H+ ये एसिड से आया हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। और H2O के बारे में हम लोग जानते हैं कि H2O का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों संभव है। तो H2O डायरेक्टली क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। इस बात को लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाटर का H+ कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है जो कि गलत है। अब ध्यान दें, अब H+ क्या होगा और H2O का क्या होगा। तो H+ तो ऑब्वियस है केटायन है, तो ये कैथोड पर जाएगा, एट कैथोड ये भागेगा, कैथोड पे जाएगा, मींस नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। और H2O है तो या तो यह कैथोड पे जाएगा और या तो यह एनोड पे जाएगा, यानी कि दोनों पे प्रोबेबिलिटी इसकी है, क्योंकि कैथोड पे जाकर यह खुद को रिड्यूस भी कर सकता है और एनोड पर जाकर यह खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। याद रखेंगे बच्चों इस बात को। अब देखें रिएक्शन क्या हो सकता है एट एनोड, ध्यान से सीखिएगा बच्चों। एट एनोड क्या होगा, तो एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड तो कैटायन तो जाएगा ही नहीं, तो अपने पास एक ही चीज़ है वाटर, तो सिर्फ वाटर ही जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास वाटर ही अवेलेबल है, तो वाटर का ही रिएक्शन करा दे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन। तो अभी जस्ट मैंने रिएक्शन लिखाया था वाटर के ऑक्सीडेशन का, तो 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस। एकदम रट ले बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, कोई भी एग्जाम हो उससे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इससे। दिस रिएक्शन विल बी कैरिड आउट एट एनोड। क्यों, क्योंकि सिर्फ वाटर ही है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिडिफाइड वाटर के केस में। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब कौन कौन से हैं जो रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे,
तो कैथोड पे जाने के लिए H+ भी तैयार है और वाटर भी तैयार है, ये दोनों तैयार हैं। तो अब जब दो तरह के केमिकल स्पीसीज आ चुके हैं जो अपने आप को रिड्यूस कराना चाहते हैं, तो कौन सा केमिकल स्पीसीज जाएगा, इसकी जानकारी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपके पास दो स्पीसीज है, H+ एंड H2O, दो स्पीसीज हैं जो अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कौन सा अपने आप को रिड्यूस करेगा? तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वही तो अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जानते हैं कि E0 ऑफ H+ इज ग्रेटर देन E0 ऑफ वाटर। इस बात को हम लोग जानते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग जानते क्या हैं कि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल H2O के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, इसलिए दिस इज द विनर, दिस इज द विनर ऑफ द कंपटीशन। इस दोनों के बीच का जो कंपटीशन होगा उसमें H+ क्या है, विनर है। और रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से बच्चों, 2H+, क्योंकि अपने आप को H2 गैस बनाना है बच्चों यहाँ पे, तो एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ये रहा अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कि कैथोड पे होगा। यहाँ पे आप वाटर का रिडक्शन नहीं करा सकते हैं क्योंकि H+ इज फ्रीली अवेलेबल बाय द एसिड। एसिड के द्वारा ये आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है, जो कि प्रिविलेज लेगा अपने आप को रिड्यूस कराने का कैथोड पे। अब इसको बैलेंस कर ले बच्चों, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 2H+ है, यहाँ पे 4H+ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो व्हाट इज द नेट रिएक्शन, तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस प्लस 2H2 गैस, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये रहा अपना नेट रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस की बात करें तो प्रोडक्ट एनालिसिस किया जाए, प्रोडक्ट एनालिसिस जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोडक्ट एनालिसिस से, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैथोड पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में क्या, पहली पॉइंट कि O2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, जबकि H2 गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा, जबकि एनोड के ऊपर O2 गैस इवॉल्व होने लगेगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एक बात और, तुमसे पूछा जाएगा कि ज़्यादा बबल्स कहाँ बनेंगे, कैथोड पर बनेंगे कि एनोड पे बनेंगे। खुद से सोचो, इसका जो H2 का जो प्रोडक्शन है वो 2 टाइम्स है, जबकि O2 का प्रोडक्शन अगर 1 टाइम माना जाए तो, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि H2 की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि अगर आप कैथोड और एनोड को आप ले लें, ये रहा आपका कैथोड और ये रहा आपका एनोड, तो कैथोड और एनोड को अगर हम लोग ले लें तो कैथोड पे क्या होगा, H2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे H2 गैस बन रहे हैं, H2 गैस का बबल के रूप में फॉर्मेशन हो रहा है। और O2 गैस की बात करें तो यहाँ पे O2 गैस बन रहा है, यहाँ पे H2 और बना दो, यहाँ पे O2 गैस बन रहा है, O2 गैस बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो आपका कैथोड है उस कैथोड पे H2 की मात्रा ज़्यादा बन रही है, यानी कि ज़्यादा बबल्स बन के वहाँ से उड़ने लगेंगे। बबल्स तो बनने ही थे क्योंकि गैस है, और गैस जो है वो बबल्स का फॉर्मेशन करता है कब, जब वो किसी भी लिक्विड के अंदर होता है तो। और ये रहा अपना एनोड, एनोड के ऊपर क्या बनने लगेगा, O2 गैस। तो यहाँ एनोड पे क्या होगा, कब बबल्स मिलेंगे, जबकि कैथोड पे क्या होगा, आपको ज़्यादा बबल्स मिलेंगे। यहाँ पे कम बबल्स मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा बबल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग एक बात को लिख सकते हैं, इसको एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, H2 गैस एंड O2 गैस इवॉल्व्ड इन 2:1 रेशियो। ये रहा बात किसकी, ये रही बात हम लोगों की एसिडिफाइड वाटर की, यानी कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना संभव नहीं था, जबकि हम लोग एसिडिफाइड वाटर को हम लोग आराम से इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस लेते हैं, जिस तरह से एसिडिफाइड वाटर लिया हम लोग बेसिक वाटर ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेसिक वाटर मीन्स क्या होगा, बाहर से हम लोग क्या करेंगे, OH- प्रोवाइड कराएंगे इसको,
तो ऐड OH माइनस, बाहर से आप इसको OH माइनस दे दें तो OH माइनस जैसे देंगे बेसिक हो जाएगा। बेस का क्या होता है, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो गया, यानी कि हाई pH हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हाई pH। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं अपने आप को इलेक्ट्रोलाइसिस में भेजने के लिए, तो एक तो OH माइनस है और एक आ गया आपके पास वाटर है। तो OH माइनस तो एनायन है, तो ये जाएगा कहाँ पे, एनोड पे जाएगा। और H2O क्या होगा, ये कैथोड पे भी जा सकता है क्योंकि ये अपने आप को रिड्यूस भी कर सकता है, और एनोड पर भी जा सकता है क्योंकि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो अब होगा एनोड पे कंपटीशन कि OH माइनस और वाटर में कौन जाएगा, जबकि कैथोड में क्या होगा, कैथोड में वाटर का ही क्या होगा, सिर्फ रिडक्शन होगा। तो देखें रिएक्शन, एट एनोड। तो एनोड पे जाने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास OH माइनस है और एक है आपके पास H2O। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो OH माइनस का जो रिडक्शन का जो चांसेस है वो वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है ना। OH माइनस उल्टा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, E नॉट ऑफ OH माइनस इज लेस देन E नॉट ऑफ वाटर। लेकिन वाटर का यहाँ पे क्या लेना है आपको, वाटर का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लेना है, यानी कि ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन मतलब वाटर से यहाँ पे आप O2 के फॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वाटर जब आपका क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन में जा रहा हो, तो वाटर जब ऑक्सीडेशन जाएगा तो H2O से O2, तो एक तुम लोग को मैंने सीरीज लिखाया था O2 विथ H प्लस गिव्स H2O, जिसका देखो तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था वो काफ़ी ज़्यादा था, है ना, तो वो नीचे आता था। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि H2O से O2 के जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो OH माइनस से ज़्यादा है। इसका मतलब रिवर्स हमको बात करना है, हमें तो ये तो बातें हैं रिडक्शन की, तो हमें बात करना ऑक्सीडेशन की। इसका मतलब हम लोग एनोड पे उसी को भेजेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, यानी कि जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ द विनर। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके इसको समझिएगा। फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने इसको बताया हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH माइनस के जो रिडक्शन के चांसेस हैं वो कम है, जबकि वाटर के रिडक्शन के चांसेस इन O2 वो ज़्यादा हैं। लेकिन अपने आप को एनोड पे काम कराना है अपने को, तो एनोड पे कराना है ऑक्सीडेशन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा कम वही जाएगा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, चलो बात, तो रिएक्शन लिख दें यहाँ पे, रिएक्शन क्या हो जाएगा एट एनोड, तो एट एनोड हो जाएगा, तो एट एनोड क्या हो जाएगा बच्चों, OH माइनस को भेजिए। तो OH माइनस का भी रिएक्शन तुम लोगों को मैंने लिखाया था, याद करो, OH माइनस से H2O लिक्विड, ये रिएक्शन मैंने लिखाया हुआ है, मैंने बोला भी था याद करने के लिए जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, तो O2 गैस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन विच विल अकर्स एट एनोड, है ना। तो अब यहाँ पे बात हो गई एनोड की, अब बात कर रहे हैं कैथोड पे। तो एट कैथोड क्या होने वाला है, एट कैथोड क्या होने वाला है, तो कैथोड पे तो बस एक ही है, ओनली वाटर। तो वाटर का कौन सा रिएक्शन लिखोगे यहाँ पे, रिडक्शन वाला रिएक्शन, तो रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखें यहाँ पे वाटर का। यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो वाटर का ही रिडक्शन पॉसिबल है। 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने पीछे लिखाया था अभी वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन, H2 गैस में रिड्यूस कर जाता है ये, प्लस 2OH माइनस एक्वस। ये रहा अपना वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन। अब यहाँ पे नेट रिएक्शन लिख लें बच्चों हम लोग, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2H माइनस यहाँ है, 2OH माइनस यहाँ, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास रिएक्शन क्या बच गए, 2H2O लिक्विड, यहाँ से बन जाएगा आपको H2O लिक्विड प्लस H2 गैस प्लस हाफ O2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फाइनल रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, O2 गैस कर दें यहाँ पे, तो एक H2O यहाँ पे है, इसको इधर भी 2 H2O है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रिक फॉर्म में ला सकते हैं, इसको इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर लें। दिस इज H2O लिक्विड, ये आपको दे देगा H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस।
तो ऑब्वियस यहाँ भी क्या हो रहा है, H2 और O2 2:1 के रेशियो में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना, ये तो होना ही था। तो अब यहाँ बात करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस की। प्रोडक्ट एनालिसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात क्या हो रही है, देखो प्रोडक्ट में पहली बात क्या हो रही है, O2 गैस आपको मिल रहा है कहाँ पे, एनोड पे, और H2 गैस कहाँ मिल रहा है आपको, कैथोड पे। यही तो क्वेश्चन आता है, O2 गैस इवॉल्व एट एनोड, बी में लिख देंगे हम लोग H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड। और तीसरी बात, H2 गैस एंड O2 गैस फॉर्म्स इन 2:1 रेशियो। ये तो होता ही है, देखिए यहाँ पे रिलेशन भी दिख रहा है। तो ये रहा क्या, एसिडिफाइड वाटर का और बेसिक वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस और प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर के रिस्पेक्ट हमने देखा, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस काफ़ी मुश्किल था, उसके लिए खास तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जा रहा था, जिसमें कैथोड और एनोड के बीच का सेपरेशन को लेस देन 1 माइक्रोन किया जाता था, तब जाकर रेसिस्टेंस इतना कम होता था कि इलेक्ट्रोलाइसिस संभव हो पाता था। जबकि एसिडिफाइड वाटर और बेसिक वाटर में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से काम हो गया और इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaBr, एक्वस NaBr। फोर्थ एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaBr। अब देखिए अपने पास क्या है, तो NaBr एक्वस फॉर्म में, तो ये तो सॉल्ट है, तो NaBr तो रहेगा नहीं, NaBr ब्रेक कर जाएगा। तो NaBr आपको 100% आयोनाइज करके ये Na प्लस प्लस Br माइनस में कन्वर्ट कर जाएंगे, यानी कि एक्वस NaBr में NaBr है ही नहीं, वो सिर्फ Na प्लस और Br माइनस के फॉर्म में है। और चूँकि एक्वस है तो वाटर भी अपने पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, कि भाई Na प्लस है, कैटायन है, तो हम तो कैथोड पर ही जाएंगे। Br माइनस एनोड है पे जाएगा, क्योंकि ये एनायन है, ये एनोड पे जाएगा। और वाटर के पास दोनों प्रोबेबिलिटी है, कैथोड पे भी जा सकता है और एनोड पर भी जा सकता है। अब शुरू करेंगे हम लोग रिएक्शंस, फिर से शुरू करते हैं वही बात, एट एनोड। तो एनोड पे कौन कौन सा चीज़ है, तो एनोड पे Br माइनस है, Br माइनस भी जा सकता है और वाटर भी जा सकता है। तो Br माइनस एंड वाटर, तो मैंने पहले ही कहा रखा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसी के ऑक्सीडेशन के चांसेस ना ज़्यादा होंगे, और वही एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम लोग देखते क्या हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चूँकि E0 ऑफ Br2 से Br माइनस का जो जाने का टेंडेंसी है वो क्या है, कम है, विथ रिस्पेक्ट टू E0 ऑफ O2 से H2O जाने की टेंडेंसी। अब अगर हम लोग O2 से H2O जाने की टेंडेंसी क्या है, वो क्या है, ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू Br2 से Br माइनस, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसका मतलब E0 ऑफ Br माइनस से Br2 जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू E0 ऑफ H2O से O2। यानी कि H2O से O2 भेजना है के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, कम है विथ रिस्पेक्ट टू Br माइनस से Br2। इसका मतलब द विनर है वो है ये, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरिजन एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपैरिजन, है ना। तो यहाँ पे Br माइनस इज द विनर। तो अपने एनोड पे कौन से रिएक्शन हो गए वो लिख लें। तो रिएक्शंस क्या हो गया एनोड पर का रिएक्शन, तो एनोड पर का रिएक्शन हो जाता है Br माइनस, जो भी ये जो कंपटीशन की जो बातें हो रही हैं कि कौन है दोनों में से कौन जाएगा, ये देखना क्या है, वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखना है। और वाटर में दो जगह वाटर आपको दिखेगा, एक जगह वाटर जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन का फॉर्म देखना है और एक जगह वाटर रिडक्शन फॉर्म देखना है। अगर एनोड पे जाओगे तो वाटर के ऑक्सीडेशन फॉर्म को कंपेयर करना है, और कैथोड पे जाओगे तो वाटर के रिडक्शन के फॉर्म को कंपेरिजन करना है। यही तो इसका याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब Br माइनस एक्वस और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद रखिए, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे कमांड किए कुछ नहीं हो सकता है, पूरा प्रोडक्ट एनालिसिस में आप डंप हो जाइएगा, आप नहीं कंट्रोल कर सकिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से याद रखिए तो 100% क्वेश्चन आप बना सकेंगे। और जो 2-3 एक्सेप्शन है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आप सबके सब क्वेश्चन किसी भी लेवल पर आप जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रही बात, Br माइनस से हाफ Br2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ये रहा अपना फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज OHR।
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रही बात कैथोड पे, एट कैथोड क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे फिर से अपने पास दो कंपटीशन है, एक तो सोडियम है, आयन है, और एक वाटर है। अब इस दोनों में कौन जीतेगा, तो देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को पता है वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा होता है, क्योंकि सोडियम पहले आता है, सोडियम आयन। तो हम लोग जानते हैं ई नॉट एन ए प्लस इज एन ए प्लस से एन ए का जो चांस है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू ई नॉट से H2O से कहाँ जाना। अब चूंकि इसका क्या करना है, हमको कैथोड पे काम कराना है, तो वाटर के रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखेंगे, और वाटर के रिडक्शन में H2O से H2 में जाने वाले रिएक्शन को कंपेयर करेंगे। तो वैसा रिएक्शन जिसमें H2O से H2 वाला सीन जा रहा होगा, उसका जो ई नॉट होगा वो Na प्लस से Na के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ जो विनर है वो वाटर है। सारा चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हो रहा है बच्चों, ध्यान रखेंगे। थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तब फटाक से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें, उसको खोल के समझें और बात को कंपेयर करें कि मैं कैसे कंपेयर करा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ही सब कुछ खड़ा है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट एनालिसिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर खड़ा है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब वाटर का हम लोग क्या करेंगे, वाटर का रिडक्शन करा देते हैं। तो वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H2O लिक्विड, एकदम रट के रखिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, और ये अपना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब क्या करें, हम लोग नेट रिएक्शन लिखेंगे। तो नेट रिएक्शन में क्या करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो लॉस गेन है वो बराबर हो गया, खत्म हो गया। अब इसको आप नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिख दें। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2H2O लिक्विड प्लस Br-2 है तो 2Br माइनस एक्वस, और यहाँ पे हाफ Br2 है तो हाफ Br2 बनेंगे H2 गैस के साथ। तो H2 गैस और हाफ Br2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि Br2 गैस, H2 गैस, Br2 गैस, और साथ में 2OH माइनस बच जाएंगे। ये रहा अपना प्रोडक्ट। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बार कोई सॉल्ट को लेके काम किया हम लोगों ने, पीछे तो हम लोग एसिड बेस को दिखाए थे। और इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे इसमें एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, खास करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस के। तो देखिए क्या क्या मैं इसमें इसी क्वेश्चन की वजह से मैं सारे स्कोप को मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप आगे भी इसके बारे में सोच पाइएगा। पहली बात क्या हो सकता है इस क्वेश्चन से, पहली बात तो ये हो गया कि H2 गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड, और दूसरी बात हो गई Br2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। तो पहला बात लिखते हैं हम लोग क्या, Br2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको रहेगा बच्चों, ध्यान रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, बोला जाएगा कौन सा पॉइंट गलत है या कौन सा पॉइंट सही है। आपको और अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, H2 गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, तीसरा पॉइंट होगा क्या, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा, जो Br माइनस क्या होगा वो यूज होता जाएगा एनोड के ऊपर। अब Br माइनस जैसे जैसे यूज होता जाएगा वैसे वैसे Br माइनस का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस डिक्रीजेज थ्रू आउट, समय के साथ घटता चला जाएगा। डी क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे वैसे वैसे OH की मात्रा देखो यहाँ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है, वाटर का रिडक्शन, और वाटर रिडक्शन से OH माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, OH माइनस की मात्रा बढ़ती चली जाएगी रिएक्शन के दौरान, यानी कि जो अपना सॉल्यूशन है वो उसमें OH की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, इंक्रीजेज। अगर OH माइनस की मात्रा बढ़ रही है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा बेसिक होते चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बेसिक होता चला जाएगा, मतलब pH की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और POH की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो OH की माइनस की मात्रा अगर बढ़ेगी तो POH, तो तुम लोग को आयनिक इक्विवेलेंट पढ़ाया जाता है, POH की वैल्यू क्या होगी, वो घट जाएगी। क्यों POH की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि pH क्या होता है, POH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब POH की मात्रा घटेगी तो pH की मात्रा बढ़ जाएगी, pH की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस POH का मान 14 होता है, सॉरी
14 होता है, तो अगर पीएच की मात्रा पीओएच की मात्रा घट जा रही है तो 14 को लाने के लिए पीएच की मात्रा अपने आप को बढ़ा लेगा, तो पीएच की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से कम या 7 से ज़्यादा, क्योंकि पीएच इंक्रीज कर गया है तो पीएच की मात्रा 7 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन क्या है आपका बेसिक होता चला जा रहा है, सॉल्यूशन में बेस बनता चला जा रहा है, बेस बनता जा रहा है तो ऑब्वियस है पीएच की मात्रा 7 से ज़्यादा ही हो जानी है। ये तो रही इसकी बात। इसमें एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रिएक्शन जब हो जाएगा तो क्या होगा, तो सोडियम आयन का तो कुछ हुआ नहीं, सोडियम आयन जो होंगे वो रिमेन अवेलेबल हो जाएंगे, सोडियम प्लस रिमेन इन सॉल्यूशन, यानी कि इसका कुछ हुआ नहीं, इसका कोई रिएक्शन वैक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं, तो ये बच जाएंगे, है ना, Na प्लस रिमेन इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक बात है, Na प्लस यहाँ पे रिमेन हो गया है, बच गया है, और OH माइनस का फॉर्मेशन इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हो गया है। इसका मतलब Na प्लस और OH माइनस मिल करके क्या बना सकते हैं, NaOH का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। तो नोट कर क्या कर सकते हैं, NaOH, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा इज फॉर्म्ड। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। क्या कहा मैंने, कि जब एक्वस NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जिस तरह से मैंने एक्वस NaBr के ऊपर बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ NaCl के बारे में। पांचवा देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के मदद से ही हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको ये अलग अलग इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दिए जाएंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं बच्चों। थोड़ा भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप उल्टा पुल्टा याद रखिएगा, ध्यान से नहीं समझिएगा तो प्रोडक्ट गलत ही बन जाते हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा तो 100% सही हो जाते हैं, एकदम पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूटेड NaCl, इसमें दो केस बनता है बच्चों NaCl का, एक होता है कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, एक होता है वेरी डाइल्यूटेड NaCl सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूटेड एक्वस होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, यानी कि वाटर में इसको डाइल्यूट किया गया है। अब यहाँ पे फिर से दो सीन आ गया, अब यहाँ पे वेरी डाइल्यूटेड NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि आपके पास क्या है, NaCl तो है लेकिन किस फॉर्म में है, ये Na प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर तो अपने पास है ही। तो अब क्या होगा, सोडियम आयन कहाँ चले जाएंगे, ये चला जाएगा एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, और Cl माइनस चला जाएगा कहाँ पे चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। H2O के पास कैथोड पे जाने की टेंडेंसी भी है और एनोड पे भी जाने की टेंडेंसी है, यानी कि यहाँ पे फिर से आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करते समय आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन देखें, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एट एनोड, तो एनोड पे क्या होने वाला है, तो एनोड पे क्या होगा, आपके पास एक तो एनायंस होंगे जो Cl माइनस है, ये इन्वॉल्व हो रहा है, और एक जो है वाटर है। अब Cl माइनस और वाटर में जो ज़्यादा अच्छा अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी को शो करेगा उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है कि E0 जो है, हम लोग देखें अगर हम लोग रिएक्शन को देखते हैं तो E0 O2 ऑफ H2O इज लेस देन E0 Cl2 से Cl माइनस। ये भी तुम लोगों को मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा हुआ है, ये सब देखोगे जा करके। तो E0 O2 से H2O की जो जाने की टेंडेंसी है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 से Cl माइनस। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, E0 ऑफ H2O से O2 की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी E0 Cl माइनस से Cl2। अब देखो, अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि H2O के O2 में जाकर, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करने के चांसेस क्या हैं, Cl माइनस से Cl2 में जाने के चांसेस से ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका विनर है वो H2O से O2 का है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, तो रिएक्शन एट एनोड क्या हो जाएंगे, तो 2H2O, जो इसका वाटर के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है वो फटाक से लिखते हैं हम लोग, तो 2H2O से क्या बन जाएगा, O2 गैस, इसको लिक्विड लिखते हैं, O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एकदम कमांड कर ले बच्चों, तो प्रोडक्ट एनालिसिस के हर क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे श्योर शॉट। कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं बताता चलूँगा आगे, तो अभी एक्सेप्शंस नहीं आए हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। और एट कैथोड क्या हो जाना है, देखो एट कैथोड, तो कैथोड पे फिर से कंपटीशन होगा, क्योंकि एक तो आपके पास सोडियम प्लस भी है जो कैथोड पे जाना चाहेगा, और एक वाटर भी है जो जाना चाहेगा। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे सोडियम प्लस और H2O में जो विनर था वो वाटर ही था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ई नॉट ऑफ Na प्लस से Na की जो टेंडेंसी है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू ई नॉट से H2O से H2 जाने। यहाँ पे देखो H2O से O2 वाला पॉइंट मैंने आउट किया, यहाँ पे मैंने H2O से H2 वाला पॉइंट मैंने आउट किया है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चूंकि इसके चांसेस इस यानी कि ज़्यादा है, यानी कि H2O से H2 के चांसेस ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू Na प्लस से Na, तो ये जाके अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। तो ये है अपना विनर। तो H2O के ही रिडक्शन का रिएक्शन हम लोग जानते हैं, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना है, रट के रखना है, H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस। ये रहा अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब अगर नेट रिएक्शन लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को समअप करेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का सॉरी यहाँ पे गेन लॉस हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, लॉस गेन गया घर। अब बच गया यहाँ पे 2 2 4 2 6 वाटर, 6 वाटर यहाँ पे हो गए लिक्विड, 6 वाटर हो गए, और यहाँ पे आपके बन जाएंगे, आपको क्या बन जाएंगे 2H2O बन जाएंगे, 2H2 बन जाएंगे, और O2 गैस बन जाएगा आपके, और 4H प्लस मिल जाएंगे, और 4OH माइनस। अब 4H प्लस 4OH माइनस मीन्स के 4 वाटर कह सकते हैं हम लोग अल्जेब्रिकली, उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। और तो 4 वाटर्स यहाँ से गएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 2 वाटर, 2 वाटर 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। तो ये रहा अपना क्या नेट रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है कहाँ पे, आपको कैथोड पे, जबकि O2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है कहाँ पे, एनोड पे। तो अगर वेरी वेरी डाइल्यूटेड NaCl की बात की जा रही होगी तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या लिखेंगे, कैथोड के ऊपर H2 गैस का फॉर्मेशन होगा, जबकि एनोड के ऊपर O2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो लिख दिया प्रोडक्ट एनालिसिस। तो प्रोडक्ट एनालिसिस मतलब क्या कह सकते हैं, तो प्रोडक्ट एनालिसिस में जो बातें वो क्या है कि कैथोड के ऊपर क्या बन जाएगा या और एनोड के ऊपर क्या बन जाएगा। तो लिखते हैं पहला पॉइंट एट, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं O2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। दूसरा पॉइंट क्या है, H2 गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड, है ना, ये दो बातें हैं। और रही बात Na प्लस और Cl माइनस की, तो जैसे थे वैसे ही पड़े रहेंगे वो सॉल्यूशन में। तीसरी बात लिख देते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस रिमेन इन द सॉल्यूशन, यानी कि इनका कुछ नहीं हुआ, ये आराम से बैठे हुए हैं इन द सॉल्यूशन, यानी कि इनका इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तो मैंने बताया सोडियम क्लोराइड का 2 केस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो होता है जब सोडियम क्लोराइड अपना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अपना छठा एग्जाम्पल देखें, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ concentrated aqueous NaCl सॉल्यूशन, है ना, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्राइन कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं। अगर मान लो सिर्फ एक्वस NaCl भी लिखा जा रहा है तब भी आपको कंसनट्रेटेड ही समझना है, इस बात को याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ एक्वस NaCl का भी आपसे पूछ दिया गया तो आपको ब्राइन के हिसाब से ही आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। जब तक वेरी डाइल्यूटेड वाला वर्ड नहीं होगा तब तक आपको डाइल्यूटेड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, NaCl के केस में बता दे रहा हूँ। जब तक वेरी डाइल्यूटेड वर्ड नहीं दिया रहेगा तब तक आपको कंसनट्रेटेड एज्यूम करके ही आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है। इस बात को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को याद रखिएगा।
कई बार इससे एस्पेक्ट से पूछे गए हैं। ऑब्वियस है कि एक्वस NaCl है तो यहाँ पे NaCl तो NaCl के फॉर्म में रहेगा नहीं, ये बल चले जाएगा Na+ और Cl- के फॉर्म में चला जाएगा। और वाटर तो है ही, तो अगेन Na+ कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। Cl- कहाँ चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। और वाटर जो है वह कैथोड पे भी जा सकता है और एनोड पे भी जा सकता है। तो फिर से यहाँ पे कंपटीशन वाली बातें होंगी, तो जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे, लेकिन यहाँ पे है कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर। देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एट एनोड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे एनोड पे क्या होने वाला है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की, या तो Cl- चला जाए, Cl2 में कन्वर्ट हो जाए, या तो H2O जो है वो O2 में कन्वर्ट कर जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला तो ये है कि Cl- जो है वो कहाँ चला जाए, हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन दे दे ये। और या तो पॉसिबिलिटी ये है कि वाटर ही अपने आप को क्या कर ले, ऑक्सीडाइज करा ले, किसके फॉर्म में, O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर E0 की वैल्यू को देखें तो इसकी जो E0 की वैल्यू है -1.36 वोल्ट है, और इसके E0 की जो वैल्यू है -1.23 वोल्ट है। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग अगर इस रिएक्शन के E0 को देखें, दिस इज -1.36 वोल्ट, जबकि इसका रिएक्शन देखें, हम लोग E0 देखें, दिस इज -1.23 वोल्ट। यहाँ पे जो इसका E0 है, हम लोग निगेटिव के साथ बात करते हैं, इसके जो E0 की वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन के चांसेस, यानी कि वाटर के ऑक्सीडेशन के चांसेस Cl- से ज़्यादा हैं। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन लिया जाता है तो Cl- का ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात को समझिए, ये जो E0 की जो वैल्यू दी गई है ये वाटर के इंडिपेंडेंट सिचुएशन पे ये E0 की वैल्यू दी जाती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मैंने लिखा है, ये इसका कब का है, जब ये वाटर इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसमें कुछ घुला हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही वाटर को Cl- से घुलाया जाता है तो वाटर का जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये बदल कर -1.73 वोल्ट हो जाता है। इस बात को याद रखना है, यानी कि जो -1.23 वोल्ट था, जैसे ही इसमें Cl- आएगा ये -1.73 वोल्ट हो जाता है। अब देखो, जैसे ही ये -1.73 वोल्ट चला जाएगा तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट का ड्रॉप पाया जाएगा। और जैसे ही 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ Cl- के वाटर में आने के कारण, तो देखो अब इसका जो पोटेंशियल है वह इससे कम हो चुका है, यानी कि -1.73 इज लेसर वैल्यू देन -1.36 वोल्ट। तो इसलिए क्या होता है, जब Cl- को वाटर में मिलाया जाता है तो वाटर के जगह पर क्या होता है, Cl- का ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट इन इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि अगर फिर भी तुम चाहते हो कि नहीं सर हमें वाटर का ऑक्सीडेशन कराना ही कराना है, तो तुम्हें फिर बाहर से 0.5 वोल्ट तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइसिस को होने के लिए जो होगा वो तो अलग, उसको बाहर से, जैसे तुम लोगों को बताया था वाटर के लिए ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है, तो एक बाहर से 0.5 वोल्ट एक्स्ट्रा तुमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिससे कि वाटर फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाए। लेकिन इन विदाउट एनी ओवर पोटेंशियल, विदाउट एनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल, Cl- ही Cl2 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये कब है, जब यह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूटेड के केस में, यानी कि पानी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, यानी कि Cl- की मात्रा नेग्लिजिबल है, तब तो जो पीछे पढ़ाया था वो हो जाएगा, यानी कि जो 5वां केस था। लेकिन इसमें क्या है, Cl- की मात्रा भी सफिशियंट है, और जैसे Cl- की मात्रा सफिशियंट हो जाती है तो वाटर का जो पोटेंशियल है वो घटा दिया जाता है 0.5 वोल्ट। दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अब इसी के कारण वाटर की जगह पे Cl- का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, इसको याद रखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ E0,
हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस वैल्यू की, इस दोनों की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ई नॉट, H2O शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, H2O शुड बी ऑक्सीडाइज्ड। H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए एट एनोड, बट लेकिन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस Cl माइनस इन वाटर, वाटर में जैसे ही Cl माइनस की मात्रा एक्सेस में चली जाती है तो क्या होता है, इन वाटर द ई नॉट वैल्यू डिक्रीजेस टू कितना चला जाएगा, -1.73 वोल्ट। समझा बात। तो जैसे अब यहां पे डिक्रीज किया तो ऑब्वियस है कि इसका जो पोटेंशियल वो कम हो गया, तो Cl माइनस इज द विनर। ठीक है, सो दैट क्या कह सकते हैं हम लोग, सो दैट क्या कह सकते हैं, Cl माइनस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही एक्सेस Cl माइनस हम लोग वाटर मिला देते हैं तो वाटर का जो ई नॉट है वो ड्रॉप कर जाता है, -1.73 चला जाता है, अबाउट 0.5 का ड्रॉप पाया जाता है। ठीक है, एक बात और बता दे तुम लोगों को, अगर कभी भी तुम्हें वाटर और Cl माइनस के बीच तुम्हें कंपेयर करना पड़े कि किसको आपको ऑक्सीडाइज कराएं, तो हमेशा आप Cl माइनस को ही कराएंगे, अनटिल अनलेस कि आपको क्वेश्चन में वेरी वेरी डाइल्यूटेड वर्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, तो Cl माइनस और वाटर आपको दिख जाए तो Cl माइनस को ही कराना है, वाटर को कराइएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है एनोड पर, तो Cl माइनस और वाटर रहेगा तो Cl माइनस का ही ऑक्सीडेशन कराएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि Cl माइनस जैसे ही वाटर में जाता है तो वाटर में 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, तो अब अपना रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, Cl माइनस से हाफ Cl2, इट इज़ द विनर, Cl इज़ द विनर, ये अपना विनर है Cl। ठीक है, तो हाफ Cl2 गैस अब प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक पहला एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो तुमको मिला है, जिसको याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे अगर तुमको फर्दर वाटर का तुमको कराने का मन है कि नहीं सर हमें वाटर का ऑक्सीडेशन भी कराना है, तो आपको बाहर से 0.5 वोल्ट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज आपको देना पड़ेगा। नोट करके मैं बात को लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ क्या, टू ऑक्सीडाइज हियर देयर, टू ऑक्सीडाइज वाटर कर देना, टू ऑक्सीडाइज वाटर हियर देयर विल बी requirement of over potential और एक्स्ट्रा पोटेंशियल ऑफ 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट का आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा, तब जा करके आप क्या कर सकते हैं, वाटर का भी आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। लेकिन आपको जनरल बात करें, विदाउट एनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल बात करें, तो सिर्फ क्लोरीन गैस का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो मैंने कहा एडवाइस करके उस बात को लिख लें कि जब भी लिख लें इस बात को, जब भी Cl माइनस और वाटर आपको दिया हो तो Cl माइनस का ही ऑक्सीडेशन कराना है, जब तक कि साफ साफ यह ना लिखा हो कि वाटर जो है वो हाईली डाइल्यूटेड है, यानी कि Cl माइनस जो है वो बहुत कम मात्रा में दिया गया है, यानी कि Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। जब Cl माइनस की मात्रा काफ़ी कम होगी तब ही आप वाटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, वेरी डाइल्यूटेड नाम का कोई वर्ड ही नहीं लिखा है, तब तो सीधे आप Cl माइनस को ही क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। इस बात को लिख लीजिए कि जब भी Cl माइनस और वाटर हो तो Cl माइनस का ही ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है बच्चों, जब तक कि वेरी डाइल्यूटेड वर्ड ना लिखा हो।
दैट्स ऑल। अब चलिए, अब ये तो एनोड पर की कहानी हो गई। कैथोड पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बातें एनोड पे की। अब कैथोड पे एज यूजुअल अपने पास सोडियम और वाटर है, तो सोडियम और वाटर में वाटर इज द विनर, तो ई नॉट ऑफ Na प्लस से Na इज लेस देन ई नॉट ऑफ H2O से H2, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, 2H2O, यहाँ पे विनर आपका क्या हो जाएगा, वाटर। तो 2H2O लिक्विड, ये तो कई बार लिख चुके हैं हम लोग, रट भी गए होगे तुम लोग। H2 गैस प्लस 2OH माइनस एक्वस, ये रहा अपना सेकेंड इक्वेशन। हम लोग दोनों को देख लिया। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अपना पहला एक्सप्रेशन है। अब इसको कैंसिल आउट कर लें, तो यहाँ पे नेट रिएक्शन में क्या बच जाएगा, देखिए। तो नेट रिएक्शन में यहाँ पे 2H2O लिक्विड, यहाँ पे नेट रिएक्शन में लिख रहा हूँ बच्चों, तो 2H2O लिक्विड प्लस क्या हो जाएगा Cl माइनस को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2Cl माइनस एक्वस, और H2 गैस यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो H2 गैस, Cl2 गैस का फॉर्मेशन ऊपर हो रहा है, तो हाफ Cl2 2 Cl2 गैस, और OH माइनस यहाँ पे रह रहा है, तो 2OH माइनस। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस करें, इसका रिएक्शन को देख करके, प्रोडक्ट एनालिसिस। तो प्रोडक्ट एनालिसिस क्या हो रहा है, H2 गैस इवॉल्व कहाँ हो रहा है, कैथोड पे, Cl2 गैस एनोड पे। तो पहला पॉइंट लिखें, Cl2 गैस इवॉल्व एट एनोड, और H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड, ठीक है। और रही बातें यहाँ पे क्या हो रहा है, Na प्लस रिमेन रह जाएगा और OH माइनस भी रिमेन रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। पीछे हम लोग याद करो देखे थे, कास्टिक सोडा एज ए बाय प्रोडक्ट अपने को मिला था, है ना। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, NaOH, है ना। तो यहाँ लिख दें, तो यहाँ भी NaOH मिल रहा है, तो NaOH लिख दें। तो बाय प्रोडक्ट इज यहाँ पे आपको NaOH का फॉर्मेशन हो गया। तो बाय प्रोडक्ट इन NaOH, इसका मतलब क्या है, जो फाइनल सोल्यूशन है वो बेसिक होगा, दैट इज फाइनल सोल्यूशन इज, ये सब बातें पीछे भी हुई थी, दैट इज फाइनल सोल्यूशन इज बेसिक। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट एनालिसिस का, किसका, जब हम लोग ब्राइन का केस लेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का केस लेंगे, ठीक है। या फिर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक्वस NaCl लिखा है, तब भी इसी केस को आपको लेना है। हम लोग अगला देखते हैं, दिस इज 7वां, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अपना कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, तो ब्रेक करेगा Cu+2 और SO4-2 में। तो CuSO4 को ब्रेक करा दो, यानी CuSO4 आपको किस रूप में मिलेंगे, Cu+2 और SO4-2 के रूप में आपको ये मिल जाएंगे। जबकि जो वाटर है वो तो वाटर के रूप में ही मिलेगा। अब ये कहाँ जाएगा, ये तो एनोड पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा भाई, ये कैथोड पे जाना चाहेगा। ये वाटर क्या होगा, ये बोलेगा भाई हम तो कैथोड पे भी जा सकते हैं और हम तो एनोड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब रही बातें रिएक्शन की, तो एट एनोड क्या होने वाला है, तो एनोड पे अपने पास 2 कॉम्पिटिटर हैं, एक SO4-2 है और एक वाटर है। तो वाटर एंड SO4-2। अब दो ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें एनोड पे, तो एनोड पे होता क्या है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और सल्फर का देखो, सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जो कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसमें सल्फर चूंकि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि यह अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करवाएगा। तो यह कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही मैक्सिमम है। तो एनोड पर जाके खुद को और ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ा ही नहीं पाएगा। जब बढ़ा ही नहीं पाएगा तो जाएगा ही नहीं। तो ये कहेंगे डज नॉट
ऑक्सीडाइज फर्दर, यानी कि इसको फिर से हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने मैक्सिमम स्टेट पे है, बिकॉज सल्फर हैविंग इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +6। ये अपने मैक्सिमम पे पहले से पहुंचा हुआ, फर्दर इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं पॉसिबल है। तो ऑब्वियस द विनर इज वाटर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कई बार लिख चुके हैं, तो लिखिए फटाफट। 2H2O लिक्विड, काफ़ी आसान है बच्चों, एक बार आप समझ गए कि कैसे काम हो रहा है, उसके बाद आप खुद से, मैं तो कुछ 10-11 आपको इलेक्ट्रोलाइट का मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा तो आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ शर्त है कि जो कुछ एक्सेप्शन है वो याद रखिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा का पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए। O2 गैस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहा अपना रिडक्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रही बात एट कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा बच्चों? तो कैथोड पे कौन है? कैथोड पे एक तो Cu+2 जाएगा और एक वाटर की चांसेस हैं, तो Cu+2 एंड वाटर। तो हम जानते हैं Cu+2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, तो चूँकि हम लिख सकते हैं E0 ऑफ Cu+2 से Cu के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू E0 H2O से H2 के जाने के चांसेस से। ठीक है, तो कॉपर इज़ द विनर, तो कॉपर का रिडक्शन करा दो। तो Cu+2 एक्वस का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो यह बनाएगा कॉपर सॉलिड। ठीक है बच्चों, ये रहा अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम लोग लिखेंगे नेट रिएक्शन, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, मल्टीप्लाई करो 2 से, इलेक्ट्रॉन कट गए, तो बच गया आपके पास कितना? 2Cu+2 एक्वस प्लस 2 वाटर लिक्विड gives 2 copper solid with O2 gas with 4H+। तो यहाँ पे तुम्हारे एसिड में इसका फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें H+ का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, उसका जो pH होगा वो 7 से कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट एनालिसिस करें, एनालिसिस में पहली पॉइंट क्या हो जाएगी? O2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया है? कॉपर सॉलिड डिपॉजिट कर जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोड पे जाके क्या होंगे? डिपॉजिट कर जाएंगे। कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड, दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट क्या है इसका एनालिसिस का, कि आपको H+ का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि H+ है, और देखो सल्फेट भी इसमें था, तो सल्फेट भी यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रली पड़े हुए हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, और H+ यहाँ पे बन गए हैं। तो ओवरऑल हम लोग बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं ना कि H2SO4 एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया? तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया आपका H2SO4, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज एसिडिक, यानी कि जो आपका जो फाइनल सोल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, जिसका pH 7 से कम होगा, ऑब्वियस से कम होगा क्योंकि एसिड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। दिस इज 8th इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2, है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो अब ये भी सॉल्ट है, सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्ट है तो वो ब्रेकआउट कर जाएगा, तो CuCl2 किस में टूट जाएगा बच्चों? ये ब्रेक कर जाएगा Cu+2+2Cl माइनस में, और रहे वाटर, तो वाटर में क्या होगा बच्चों? तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों संभव है। अब ये क्या होगा? ये बोलेगा भाई हम तो जाएंगे कैथोड पे, ये क्या बोलेगा? भाई हम तो जाएंगे एनोड पे, और ये क्या बोलेगा? भाई हम तो कैथोड पे भी जा सकते हैं और एनोड पे भी जा सकते हैं। अब जैसा जो सीन होगा आगे करते हैं हम लोग। तो शुरू करें रिएक्शंस की बातें। तो सबसे पहले एट एनोड क्या हो जाएगा? तो एनोड पे क्या होने वाला है? तो देखें एनोड पे कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं, तो Cl- है और आपके पास वाटर है।
जो एनोड पे जा सकता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी Cl- और वाटर हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सोचिएगा तो गलत जवाब आएगा। तो Cl- और वाटर हो तो Cl- इज द विनर, इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई डाइल्यूटेड वर्ड, वेरी डाइल्यूटेड वर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिंपल एक्वस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो Cl- इज द विनर, इसको याद रखने वाली बात है। यहाँ पे लोग गलती कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे Cl- एक्वस से बना दो हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब बात होगी एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बच्चों? तो कैथोड पे आपके पास कॉपर प्लस 2 है और वाटर है, दोनों जा सकता है। अब इसका विनर आपको पता है कॉपर प्लस 2 ही होगा, क्योंकि कॉपर प्लस 2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होता है। तो Cu+2 और वाटर में विनर कौन है? बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप जानते हैं, लिखना कैसे जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब Cu+2 इज़ द विनर। अभी जस्ट पीछे भी मैंने इसी एग्जाम्पल पे काम किया था। तो Cu+2 प्लस एक्वस कर दे इसको, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड, ये रहा अपना। कॉपर +2 का ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज़्यादा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, कट गए। नेट रिएक्शन लिखना है अपने आप को फटाफट। तो नेट रिएक्शन क्या होंगे? तो नेट रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे Cu+2 + 2Cl-, सारे एक्वस ही हैं, सारे एक्वस ही हैं, और यहाँ बन जा रहा है बच्चों कॉपर सॉलिड प्लस हाफ Cl2, हाफ तो नहीं होंगे, हाफ × 2 है तो Cl2 गैस। तो दिस इज द नेट रिएक्शन। अब इसको देख के फटाफट प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं बच्चों। एक्वस कॉपर क्लोराइड में गलती कहाँ हो सकता था पता चल चुका बच्चों, एनोड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखते तो वाटर का तुम ऑक्सीडेशन करा देते, जबकि मैंने बता रखा है कि जब भी Cl- हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको Cl- का ही ऑक्सीडेशन कराना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में Cl- ही जाएगा ऑक्सीडेशन में। तो प्रोडक्ट एनालिसिस जो याद रखने वाली बात है ना, उसको याद रखना इस पॉइंट को, कि Cl- वाटर है तो Cl- ही जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि इस क्वेश्चन में साफ साफ वेरी डाइल्यूटेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब पहला बात क्या हो जाएगी, Cl2 गैस इवॉल्व। कोई रीज़न पूछे क्यों Cl- जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ओवर वोल्टेज रिक्वायरमेंट हो जाएगा। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो घट जाएगा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घट जाएगी, 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो यही सब बातें, इसका लॉजिक है, ठीक है। तो Cl2 गैस इवॉल्व एट एनोड। और दूसरी बातें क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसमें तो और कोई बात है नहीं, H+OH- कुछ बन नहीं रहा है, तो एसिडिक बेसिक वाला कोई सीन नहीं है, तो ये कंप्लीटली न्यूट्रल प्रोडक्ट रहेगा, है ना, यानी कि इसका pH 7 ही रह जाएगा फाइनल सोल्यूशन का। चलिए अब एक अगला और आपका ये क्या हो गया, एक्वस कॉपर क्लोराइड हो गया ना। इसका हम लोग बात करते हैं कि मन नंबर हो जाएगा 9th नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी कंसनट्रेटेड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी रटना पड़ेगा, एक्सेप्शनल है, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो जनरल है उसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के आप काम कर लें, ठीक है। अब देखो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड अगर H2SO4 है तो कैसे यहाँ पे काम करेंगे। देखो अगर डाइल्यूटेड H2SO4 होता तो हम लोग कैसे काम करते, जस्ट लाइक याद करो, जैसे हम लोग एक तरह से केस लिए थे, एग्जाम्पल दिए थे तुम लोग को एसिडिफाइड वाटर वाला, है ना। तो अगर यहाँ पे डाइल्यूटेड H2SO4 रहता तो एसिडिफाइड वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ वही इलेक्ट्रोलाइसिस होता, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी कंसनट्रेटेड, कैसा, वेरी कंसनट्रेटेड, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो क्या होगा। तो एनोड पे यहाँ पे देखें क्या होगा, तो यहाँ पे देखें आपके पास है कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं। तो एक तो H2SO4 है, तो यहाँ पे H+ और SO4-2 है, ठीक है। अब बहुत कंसनट्रेटेड है, इसका मतलब वाटर की मात्रा यहाँ नेग्लिजिबल है, यानी कि वाटर की जो यहाँ पे जो चांसेस हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के, यहाँ पे क्या होंगे, प्रोबेबली कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहाँ जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा एनोड पर, ये जाना चाहेगा
कैथोड पर, और ये कहाँ जा सकता है, एंड कैथोड पे भी जा सकता है और एनोड पे भी जा सकता है। चलिए तो रिएक्शन लिखें एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगा, आपके पास दो कॉम्पिटिटर हैं, एक तो H2O है और एक आपका SO4-2 है, सॉरी, ठीक है, एक SO4-2 है। अब इस दोनों में कौन जाएगा, अब देखो यहाँ पे, चूंकि जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड H2SO4 हो जाता है तो H2O के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, H2O बहुत कम है, तो सल्फेट ही क्या होता है, वो जाके ऑक्सीडाइज करने लगेगा। अब क्वेश्चन उठता है सर सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जो कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो फिर कैसे होगा इसका ऑक्सीडेशन। हम बोले सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, जो कि -1 में जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि ये बातें याद रखनी है इस चीज़ें। तो यहाँ पे जो विनर है वो SO4-2 है, और ये याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है भाई इसका, ठीक है, कि जब वेरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन कराना है, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, -2 से -1 जाएगा, मतलब ऑक्साइड से पेरोक्साइड में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2SO4-2 एक्वस में किस में कन्वर्ट कर जाएगा, अब बनेगा क्या, H2O8-2, मार्शल्स एसिड तुम लोगों को पढ़ाया होगा, तुम लोग पढ़े होगे, H2O8-2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या था, H2O8 में क्या होता है, परऑक्सी बॉन्ड होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, यानी कि परऑक्सी डाइसल्फेट भी कह सकते हैं, परऑक्सी डाइसल्फेट। यहाँ पे क्या होगा, परऑक्सी बॉन्ड होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं बना दूँ रफली, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड परऑक्सी बॉन्ड, यही क्या है बच्चों, दिस इज परऑक्सी बॉन्ड। तो परऑक्सी बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का -1 होता है, जबकि सल्फेट में क्या है, सारे के सारे ऑक्साइड फॉर्म में है, यानी कि -2 फॉर्म में है, तो -2 से -1 हो चुका है। यानी कि जब भी आप वेरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो SO4-2 का ऑक्सीडेशन H2O8-2 में जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, ना कि सल्फर का, ठीक है, क्योंकि सल्फर पहले से अपने मैक्सिमम पे है। और इसी से बनता है, इसी से हम लोग को क्या बना लेते हैं, मार्शल्स एसिड बनता है। अगर इसी को हम लिख दें H2H2O8, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2H2O8। तो H2H2O8 होता है मार्शल्स एसिड। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्शल्स एसिड कब बन सकते हैं, किसके इलेक्ट्रोलिसिस से बन सकते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 की मदद से या फिर डाइल्यूटेड H2SO4 की मदद से। तो आंसर है कंसनट्रेटेड, क्योंकि डाइल्यूटेड रहा तो SO4-2 तो ऑक्सीडेशन में जाएगा ही नहीं, और कंसनट्रेटेड रहा तो SO4-2 ऑक्सीडेशन में जाएगा और H2O8-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मार्शल्स एसिड का एनायन है। तो मार्शल एसिड का फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो भी हैवी कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होना चाहिए। ये रही बात किसकी, एनोड की। अब बात रही कैथोड की। तो एट कैथोड, तो कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हम लोग जानते हैं H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपके पास H+ और H2O दोनों हैं, और H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है H2O के रिस्पेक्ट में, तो H+ इज़ द विनर, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो H+ 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ये रहा आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये था आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कंप्लीटली काट सकते हैं इसको, और नेट रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसका कैसे। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H+ +2SO4-2, है ना, 2H+ +2SO4-2 एक्वस कर दें, वाटर में है एक्वस, यहाँ बन जाएगा H2 गैस प्लस H2O8-2 एक्वस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें वो क्या है कि एनोड पे क्या बन जाएगा, H2 गैस, और कैथोड पे मार्शल्स एसिड क्या होंगे, उसके तरफ बनने लगेंगे, क्योंकि H2O8-2 इज द एनायन ऑफ मार्शल्स एसिड, दिस इज परऑक्सी डाइसल्फेट आयन, है ना।
तो प्रोडक्ट एनालिसिस लिखें, प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है बच्चों? पहले पॉइंट, मार्शल्स एसिड फॉर्म्स एट एनोड। बी में क्या हो जाएगा? H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा, याद रखने वाली बातें हैं। कॉन्क H2SO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, याद रखना इस बात को। जबकि डाइल्यूट H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा बिहेव भी कर सकता है या फिर वो एसिड कैसा बिहेव कर सकता है। नोट करके एक पॉइंट याद रखोगे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। कॉन्क H2SO4 एक्ट्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको याद रखिएगा। क्या कहा? कॉन्क H2SO4 एक्ट्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी भी कॉन्क H2SO4 आपको दिया जाए, इसमें बहुत गलतियां होती हैं लोगों से। कॉन्क H2SO4 दिया जाए तो इट ब्रेक्स इनटू SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है ये, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, यही ऑक्सीडेशन करा देता है कॉन्क। लेकिन डाइल्यूट में ऐसा फॉर्मेशन नहीं होगा, डाइल्यूट में नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्क H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, किसके कारण? तो नेसेंट ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, यानी कि अगर इसका रिएक्शन कराया जाए कॉपर प्लस कॉन्क H2SO4, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? देखो, तो देखो ये रिएक्शन, तो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर कॉन्क H2SO4 से, तो अगर लिटरली देखा जाए तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन तुमको कराना है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि H+ का H+ है यहाँ पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? Cu से कम है। इसका मतलब Cu जनरली H+ के प्रेजेंस में आकर वो कभी अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो अपने आप को हमेशा रिड्यूस फॉर्म में रखेगा, क्योंकि H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Cu+ से +2 से कम है। फिर भी यह रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि यह रिएक्शन क्या है? किसके ऐसा हो रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन के कारण हो रहा है कॉन्क H2SO4 का। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन हो जाएगा। इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण क्या हो रहा है? ये कॉपर +2 में कन्वर्ट कर गया। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लोग लिख देते डाइल्यूट H2SO4, तो सोचो क्या ये रिएक्शन होता? तो ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई मैंने जस्ट बताया कि E0Cu+2 जो है वो ज़्यादा है E0H+ से। H+ की हैसियत नहीं है कि कॉपर को क्या कर दे, कॉपर को वो ऑक्सीडाइज कर दे, क्योंकि H+ का खुद का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कराना चाहेगा। तो ये खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ये चाहता है हम खुद को ऑक्सीडाइज कराएं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर +2 से कम है। तो कॉपर +2 से H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के कारण कॉपर +2 का H+ से रिडक्शन पोटेंशियल क्या है यहाँ पे? ज़्यादा है। Cu+2 से Cu है, H+ से H2 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 का H+ से ज़्यादा है, तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा? रिड्यूस कराने की टेंडेंसी क्या होगा? ज़्यादा रखेगा। लेकिन अगर Cu से Cu+2 को भेजें तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज ना करा लेगा भाई, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी। तो लेस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज विथ रिस्पेक्ट टू H+, सो दैट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीखे कि डाइल्यूट H2SO4 जब रहेगा तो ये सिर्फ एसिड कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये H+ देगा। लेकिन कॉन्क H2SO4 अगर लिया जाएगा तो वह अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा बिहेव कराएगा। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कॉपर +2 का तो रिडक्शन पोटेंशियल H+ से ज़्यादा होता है, यहाँ पे इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, क्योंकि जनरली ये रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन कॉन्क डाल देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह का केस हम लोग HNO3 में देख सकते हैं। कॉन्क HNO3 एक्ट्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी याद रखने वाली बात है।
कैसे देखिए जरा ध्यान से, जब कॉन्क HNO3 लिया जाएगा तो ये NO2 प्लस H2O और नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। अगर NO2 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन अगर आपको दे देगा तो फिर से ये नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ काम करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। यानी कि अगर फर्दर हम लोग अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं किसी मेटल का तो वो हो जाएगा। कैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, कॉपर का ही कराते हैं, कॉपर विथ कॉन्क HNO3, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा कॉपर CuNO3 होल 2 प्लस NO2 और प्लस H2O, ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 डाल देंगे तो तुम लोग को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग देखकर जान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो कॉपर का यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कराना चाहेगा, यानी कि Cu से Cu+2 भेजना चाह रहा है, लेकिन इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी काफ़ी कम है H+ के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। रीज़न अगेन क्या है, E0 ऑफ Cu+2 से Cu इज ग्रेटर देन E0 ऑफ H+ से H2, सॉरी, यानी कि इसका Cu+2 से Cu जाने का चांस ज़्यादा है, या Cu+ से Cu+2, Cu से Cu+2 जाने के चांसेस इसके काफ़ी कम है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एक रिएक्शन तुमको क्वेश्चन देता हूँ मैं, तुमको खुद से बताओ कि Mg का रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से कर दें तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, खुद से सोचो, खुद से देखो। तो हम लोग देखें क्या, Mg से H2SO4 जाना है, इससे रिएक्शन कराना है, तो देखना पड़ेगा कि आखिर Mg MgSO4 में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यानी कि Mg का ऑक्सीडेशन संभव है कि नहीं है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि E0 ऑफ Mg+2 से Mg का जो चांसेस है वो विथ रिस्पेक्ट टू E0 H+ से H2 के चांसेस से क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो हमको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का क्या होता है, H+ से कम होता है। तो अगर इसका मैग्नीशियम प्लस 2 से मैग्नीशियम के जाने के चांसेस H+ से H2 जाने के चांसेस से कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि E0 मैग्नीशियम से मैग्नीशियम+2 जाने का चांसेस ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू E0 H2 से H+। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या है कि इसके जो Mg से Mg+2 में जाने का चांसेस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो Mg से MgSO4 बना देगा ये, तो रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो पॉसिबल है Mg प्लस डाइल्यूट H2SO4 से बन जाएगा MgSO4 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि ये Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एसिड है अपना H+ देगा, तो उस H+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता क्या है कि क्या सारे के सारे मेटल किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या वो H2 गैस दे देगा, तो बोलेंगे नहीं, वही मेटल डाइल्यूट H2SO4 के साथ या किसी भी एसिड के साथ H2 गैस प्रोवाइड करा सकता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और रिएक्शन में वही मेटल एसिड के साथ इन्वॉल्व होता है जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान H+ से कम होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जनरली लोगों को लगता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मेटल को एसिड से मिलाएंगे तो वो H2 गैस दे देगा, नहीं, ये बस उसी केस के लिए है जब मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल हो वो H+ से कम हो। तो वैसा कोई भी मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल H+ से कम होगा वही H2 गैस प्रोवाइड कराएगा जब वह किसी एसिड के संपर्क में जाएगा। अगर कॉपर को डाल दोगे तो वहाँ पे H2 गैस निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल H+ से ज़्यादा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो डाइल्यूट H2SO4 किसके साथ बिहेव कर रहा है, देखो तो एक तो H+ दे करके H2 दे रहा है, यानी कि एसिड के साथ बिहेव कर रहा है, और H2SO4 के कारण ही यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन भी हो गया, यानी कि यहाँ पे ये एसिड के जैसा भी बिहेव कर गया एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी बिहेव कर गया, दोनों कैसा काम कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज भी कर दिया और H+ भी दे दिया, दोनों बात यहाँ पे हो रहा है। लेकिन कॉन्क H2SO4 में क्या सीन है, कॉन्क H2SO4 क्या करता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बिहेव करता है। तो इस बात को याद रखेंगे बच्चों, वही मेटल एसिड के संपर्क में जाकर H2 गैस दे सकता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान H+ से कम होगा।
यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैंने लिखाया था बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। एक क्वेश्चन और, Mg को यानी कि मैग्नीशियम को अगर वाटर के साथ डाल दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, सोचो जरा। तो फिर से सोचो, यहाँ पे H2O है, तो H2O के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम को कंपेयर करो, तो E नॉट ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 से Mg इज लेस देन E नॉट ऑफ H2O, है ना। तो अब E नॉट H2O से क्या है, ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं, यानी कि मैग्नीशियम प्लस 2 में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो कहते हैं, फिर से देखो यहाँ पे, जैसे ही मैग्नीशियम को वाटर में डालोगे तो मैग्नीशियम प्लस 2 में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और H2O का हो जाएगा रिडक्शन। और याद करो, तुम लोग को मैंने बताया था कि H2O का जब रिडक्शन होता है तो उससे क्या क्या बनता है, OH माइनस बनता है, और क्या बनता है, H2 गैस लिबरेट होता है। तो तुम लोग को पता है कि H2O के रिडक्शन से H2 गैस और OH माइनस बनता है, और Mg के ऑक्सीडेशन से Mg प्लस 2 बन जाएगा। तो इससे बनने वाला Mg प्लस 2 और वाटर से बनने वाला OH माइनस आपस में रिएक्ट करके OH होल 2 बना देगा, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है। Mg प्लस H2O जो होगा वो MgOH होल 2 बना देगा। ये OH कहाँ से आया, वाटर के रिडक्शन से, और H2 गैस बनेगा, ये कहाँ से आया, वाटर के रिडक्शन से, क्योंकि H2O के रिडक्शन से OH माइनस और H2 गैस निकलता है, और Mg के ऑक्सीडेशन से Mg प्लस 2 बनता है, और Mg प्लस 2 और OH माइनस आपस में रिएक्ट करके MgOH होल 2 बना देंगे, यानी कि यहाँ भी संभव है। तो एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 गैस दे सकता है, या फिर कौन कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो वही मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से पहले आता है, क्योंकि वही तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तभी तो रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लीजिएगा। तो वाटर का केस हो या फिर एसिड का केस हो, रिएक्शन तभी संभव है जब मेटल का, जिसका मेटल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसिड या वाटर से कम हो। ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस पर अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो बच्चों, कमेंट कीजिएगा, आई विल आंसर, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होगा, या फिर वही मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल एसिड से कम होगा। लेकिन हाँ, अगर कॉन्क H2SO4 है या फिर कॉन्क HNO3 है तो कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, रिएक्शन होगा। ठीक है, कॉन्क में एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, चलिए हम 10वें पे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। अब ये सब तो तुम फटाफट से कर सकते हो, खुद से सोचो। यहाँ पे क्या हो रहा है, Na2SO4 सॉल्ट है जो पानी में जाएगा तो क्या बना देगा, Na प्लस 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, कोई वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड वाला कोई सीन नहीं है, SO4 माइनस 2 का कुछ नहीं होने वाला, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और Na प्लस कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा एंड कैथोड पे चला जाएगा। इसके साथ बचा हुआ मेरे पास वाटर जो है, यहाँ पे वाटर चला जा सकता है, कैथोड पे भी जा सकता है और एनोड पे भी जा सकता है। सल्फेट इज आउट ऑफ द रेस बिकॉज सल्फेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +6 स्टेट में होगा, और सिर्फ वेरी वेरी कॉन्क H2SO4 के केस में ही सल्फेट को आप परऑक्सीड डाइसल्फेट में कन्वर्ट करोगे, इस बात को याद रखोगे। सिर्फ वेरी वेरी कंसनट्रेटेड H2SO4 के केस में ही सल्फेट को परऑक्सीड डाइसल्फेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इन जनरल आप सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं कराओगे। ठीक है, अब रिएक्शन लिख लीजिए। एट एनोड, तो एनोड पे कौन चला जाएगा, एनायन चला जाएगा, ये तो जाएगा ही नहीं, तो वाटर इज द विनर। तो वाटर इज द विनर, तो H2O का आप क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें। तो H2O का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कई बार लिख चुके हैं, O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और एट कैथोड क्या हो जाएगा, तो कैथोड के लिए आपके पास दो लोग हैं, एक तो Na प्लस है और एक वाटर है, और Na प्लस और वाटर में कौन विनर होगा, वाटर ही विनर होगा। Na प्लस है एंड वाटर है, तो Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो वाटर इज द विनर।
अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग जब बोर्ड में बनाओगे तो जिस तरह से मैं पीछे बनाया था डिटेल करके ई नॉट की वैल्यू लिख के कंपेयर करके आप उसको बनाएंगे, तभी अच्छा सा नंबर आपको मिल जाता है। इसको लिखना पड़ेगा ई नॉट एन ए प्लस एन ए इज लेस देन ई नॉट H2O, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाना है, वाटर का ही रिडक्शन हो जाना है। तो वाटर का रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, H2 गैस प्लस 2OH माइनस, ये रहा अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 गैस यहाँ पे बन रहा है। अब हम लोग यहाँ पे नेट रिएक्शन लिख दें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या करेंगे, कैंसिल आउट करें, मल्टीप्लाइड बाई 2, कट गए। तो यहाँ पे आपके नेट रिएक्शन बन गया। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन में क्या होंगे, 2 to the 4 to 6 वाटर लिक्विड गिव्स क्या हो जाएगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस 4OH माइनस, H प्लस OH माइनस को अलजेब्रिकली 4 वाटर कह दें, उसको सब्ट्रैक्ट कर ले इधर आकर के। तो बन जाएंगे यहाँ पे 2H2O लिक्विड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस। यहाँ पे बस सल्फेट को याद रखना था कि सल्फेट का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सल्फेट क्या है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। लेकिन हाँ, अगर वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का सीन होता तो यहाँ पे परऑक्सी डाइसल्फेट वाला सीन बन जाता है। अब प्रोडक्ट एनालिसिस कर लें। प्रोडक्ट एनालिसिस, सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है, H2 गैस बन रहा है कहाँ पे, कैथोड पे, और O2 गैस बन रहा है कहाँ पे, एनोड पे। तो O2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, और दूसरी बात H2 गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड। सिंपल, ठीक है। Na प्लस और SO4 माइनस 2 जो है वो रिमेन पड़ा रहेगा, उसको भी लिख देते हैं, Na प्लस एंड SO4 माइनस 2 विल बी रिमेन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ये पड़े रहेंगे, ठीक है। तो अब आखिरी एक और कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, 11 नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस निकल कर लेते हैं, निकल नाइट्रेट NiNO3 होल 2, इसको लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये सॉल्ट है, तो निकल नाइट्रेट टूटेगा किसमें, फटाफट करते हैं, NiNO3 होल 2 ब्रेक्स इनटू Ni प्लस 2 प्लस NO3 माइनस 1 2, और रहा वाटर। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैथोड पर, ये जाएगा एनोड पर, ये जाएगा आइदर कैथोड या फिर एनोड। अब होगा कंपटीशन, रिएक्शन लिखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या सीन चलेगा, तो एनोड पे आपके पास है NO3 माइनस और NO3 माइनस है और वाटर है, कौन विनर होगा, देखो यहाँ पे खुद से ध्यान देना बच्चों। NO3 में जो N का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 होगा, और नाइट्रोजन का +5 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जस्ट लाइक सल्फेट वाला सीन आ गया ना, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो विनर इज वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि H2O का क्या हो यार, ऑक्सीडेशन कई बार लिख चुके हैं, फटाफट लिख देते हैं। तो 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस, ये रिएक्शन आप लोगों को याद हो गया होगा, ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रही बात एट कैथोड, तो कैथोड में क्या सीन चलेगा, कैथोड में आपके पास वाटर है और Na+2 है, आपके पास Na+2 है और वाटर है, तो Na+2 और वाटर में कौन विनर होगा, तो आपको पता है कि Na+2 का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा होता है ना, तो Na+2 इज़ द विनर, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, Ni+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकल सॉलिड, ये रहा, ठीक है। दिस इज आवर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नेट रिएक्शन देख लें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, कैंसिल्ड आउट, बच जाएगा यहाँ पे 2H2O लिक्विड प्लस 2Ni+2 एक्वस गिव्स क्या हो जाएगा
Na सॉलिड, 2Na सॉलिड विथ यहाँ पे क्या होगा, O2 गैस और H प्लस आ जाएंगे ना, O2 गैस प्लस 4H प्लस। यहाँ पे देखो आपका जो फाइनल मिक्सचर है वो एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट एनालिसिस क्या हो गया, प्रोडक्ट एनालिसिस कर ले बच्चों। देखिए तो पहला हो गया O2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, O2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, बी क्या हो जाएगा, निकल डिपॉजिट करेगा, निकल सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड। तीसरी बात क्या हो रहा है, फाइनल सोल्यूशन में H प्लस आ रहा है, मीन्स एसिडिक। फाइनली द सोल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। तो हम लोगों ने आज काफ़ी चीज़ों का डिस्कशन किया, इसमें 2-3 पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उसको याद रखेंगे। एक तो है जो तुम लोग को मैंने बताया कि वाटर, प्योर वाटर का क्या सीन था। तो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, हाँ एक स्पेशल एपरेटस में डाल के वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको इंसुलेटर ही मानते हैं। सेकंड, एसिडिफाइड वाटर कर दिया जाए तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे याद रखिएगा, जब भी वाटर वाली बात होती है तो वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का रिएक्शन अच्छे से याद रखिए, कई बार इस्तेमाल हो रहा है, एकदम रट के रखिए कि वाटर के ऑक्सीडेशन का कौन सा रिएक्शन है और वाटर के रिडक्शन का कौन सा रिएक्शन है, इसको एकदम रट लीजिए, काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, आपने देखा भी होगा काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किए। एक जो देखा ब्राइन वाला जो केस था, ब्राइन वाले केस में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो हुआ था जिसमें Cl- का ऑक्सीडेशन होकर के Cl2 बना दिया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जनरली Cl- का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, होना चाहिए था, क्योंकि वाटर का जो होता है चांसेस ज़्यादा था, लेकिन फिर भी Cl- का हो गया। उसका रीज़न था ओवर पोटेंशियल एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप्स बाय 0.5 वोल्ट इन द पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो वाटर के पोटेंशियल में 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया जैसे ही Cl- मिला था एक्सेस अमाउंट में, जिसके कारण कि वो सारी बातें वहाँ पे सीन वहाँ पे सारा क्रिएट हो गया। तो वहाँ पे ओवर पोटेंशियल के कारण Cl- का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक वो वाला चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और है क्या, सल्फेट हो या नाइट्रेट हो, उसको आपको कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं भेजना है अनटिल अनलेस, जैसे कि कॉन्क वेरी कॉन्क वाला सीन था, कॉन्क H2SO4 वाला, तो वहाँ पे सल्फेट को मैंने पर ऑक्सी डाइसल्फेट बना दिया, लेकिन वहाँ भी याद रखिएगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ था, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 से -1 चला गया था। ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होगा। तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ तभी हो सकता है जब मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल एसिड से ज़्यादा कम हो। जो मेटल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसिड से कम होगा, तभी उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि मेटल का आपको ऑक्सीडेशन कराना है, और तभी H2 गैस मेटल के डालने से बनेगा किसी भी एसिड से, अदरवाइज H2 गैस निकलेगा ही नहीं। सारा का सारा मेटल H2 गैस नहीं दे सकता। जैसे कॉपर को अगर डाइल्यूट H2SO4 में डाल दें तो ये H2 गैस नहीं देगा, कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल एसिड से ज़्यादा है, H+ से ज़्यादा है। वही सीन वाटर वाला था, वाटर में अगर किसी मेटल को डालें तो क्या होगा, तो अगर उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है तब तो रिएक्शन हो जाएगा और H2 गैस जनरेट कर जाएगा और हाइड्रोक्साइड बन जाएगा उस मेटल का, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो फिर रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे कॉपर का प्लेट को वाटर में डाल दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसी को मैग्नीशियम का उसमें हम लोग रिबन डाल दें या मैग्नीशियम मेटल डाल दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहाँ भी H2 गैस बनता था। तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये जितनी भी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की, उसमें से एक बात और बता रहा हूँ, जैसे कॉन्क H2SO4 का जो सीन था, कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा बिहेव करते हैं, यानी कि ये वैसे मेटल के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल उनसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि कॉपर से भी रिएक्ट कर जाएगा, जनरली H2SO4 कॉपर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कॉन्क H2SO4 दे दिया जाएगा तो वह अपने आप को रिएक्ट करवा लेता है और कॉपर से कॉपर सल्फेट बना देता है। उसी तरह से कॉन्क HNO3 है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो H2SO4 है कॉन्क के केस में और HNO3 जो है वो कॉन्क के केस में, वह नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कि कॉपर को कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज करवा देता है, जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव एंड कैन ऑक्सीडाइज एनी मेटल।
तो अगर कॉन्क H2SO4 के साथ किसी भी मेटल का कोई भी रिएक्शन दिया गया हो या फिर कॉन्क HNO3 के साथ कोई भी मेटल का रिएक्शन दिया गया हो तो उस रिएक्शन को करा देना है। बस प्रोडक्ट में ध्यान दीजिएगा कि अगर H2SO4 का केस है तो SO2 और वाटर बना देंगे, और HNO3 का केस है तो वहाँ पे NO2 और वाटर बना देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट में थोड़ा सा समझदारी से काम कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लासेस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थी, काफ़ी ज़्यादा बातें इसमें सीखने वाली थी, फिर भी कोई बातें नहीं समझ में आई, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया, कोई बात रह गई, कोई मिस हो गया तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, इसलिए इसमें मैंने ढेर सारा एग्जाम्पल भी कराया, 11 एग्जाम्पल करा दिए। अब इसके अलावा तुम भी रैंडम को भी एग्जाम्पल कर सकते हो। और एक बात और, जितना भी एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस में कराया उसको फिर से 1-2 बार खुद से अपने से ब्लाइंडली आप इसको खुद से बनाइए, बिना देखे आप खुद से इलेक्ट्रोलाइट्स को लिख लीजिए और उसका प्रोडक्ट एनालिसिस कीजिए और मिलाइए कि आपने जो एनालिसिस किया है वो सही किया है या गलत किया है। बोर्ड में जब भी लिखिएगा तो साफ तरीके से जैसे आपने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया वैसे नहीं करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि E0 ऑफ Ni+2 से Ni इज़ ग्रेटर देन E0 H2O से H2, इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा तैयार कीजिएगा अपने आप को राइटिंग के लिए, अदरवाइज़ आई थिंक आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल चुका है। तो आज के लिए रखते इतना ही बच्चों, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।